सभी को नमस्कार। अब हम लेसन 4 भाग 3 देखेंगे। लेसन का नाम है भारत के विदेश संबंध। आज जो हम इसमें करने जा रहे हैं वो है भारत और चीन के संबंध कैसे रहे हैं, वो किन परिस्थितियों में ख़राब हुए और अब कैसे ठीक हैं, और भारत चीन जो युद्ध हुआ था उस सभी को हम इसमें देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन 4 भाग 3 +2 पॉलिटिकल साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन का भाग 3। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले भाग में गुट निरपेक्ष आंदोलन को देखा और उससे पहले पहले भाग में हमने भारत की विदेश नीति निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में जाना। उन्होंने विदेश नीति बनाई तो किन किन बातों का ध्यान रखा। आज हम भाग 3 में भारत और चीन के विदेश संबंधों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को। देखिए, भारत और चीन के संबंध। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसने यही सोचा था कि मैं अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाऊंगा। तो भारत ने चीन के साथ बड़े दोस्ताना ढंग से अपने संबंधों की शुरुआत की। जो चीन में 1949 में क्रांति हुई थी, उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, तो भारत ने उसे मान्यता प्रदान की। उसके अलावा भारत चीन को अपना मित्र मानकर उसे हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रहा है। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो पहचान चुके थे कि चीन की मंशा कुछ अच्छी नहीं है, वो भारत पर आक्रमण करेगा। लेकिन पंडित नेहरू जी ने इस बात की अनदेखी कर दी। तो आगे हम देखते हैं, चलिए इससे पंचशील समझौता अब 1954 में किया गया ताकि चीन के साथ अच्छे संबंध बन सकें। तो देखिए इसमें क्या थे पंचशील के सिद्धांत। सबसे पहला था कि एक दूसरे की अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। चाहे चीन अपने देश में कैसा भी कर रहा हो, भारत उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आपस में समानता और परस्पर लाभ देने का प्रयास करेंगे और शांतिमय वातावरण को बनाकर रखेंगे। ये पंचशील के सिद्धांत थे जो कि 1954 में पंचशील समझौते के तहत लागू किए गए। लेकिन चीन तो चीन ही है, चीन कहाँ मानने वाला था। अब देखते हैं कि उसने तिब्बत के साथ क्या समस्या उठाई। देखिए, तिब्बत क्या है, मध्य एशिया का एक छोटा सा पठारी देश है। तो भारत और चीन के बीच में विवाद का एक बहुत बड़ा मसला रहा है, क्योंकि जो चीन है वो तिब्बत पर अपना कब्जा दिखाता है। वो ये दिखाता है कि तिब्बत चीन का ही एक भाग है। तो अब भारत ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं, तो भारत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो इन सब चीन के अपने वहाँ पर जो कब्जा दिखा रहा था उसका विरोध कर रहे थे तिब्बती लोग। तो जो देखिए 1958 में दलाई लामा, जब वहाँ से चीन से चाओ एन लाई आए हुए थे भारत में, तो उसी समय दलाई लामा भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने चीनी जो अधिपत्य था उसकी सारी जानकारी उन्हें दी और नेहरू जी से सहायता मांगी। तो नेहरू जी ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। लेकिन 1959 में दलाई लामा भारत में शरण लेने के लिए पहुंच गए और भारत ने उनको अपने देश में शरण दी। इस बात से चीन भारत से नाराज़ हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एक नक्शा है जिसमें कि चीन तिब्बत को अपना ही एक भाग दिखा रहा है। ठीक है जी। तो चीन ने देखिए क्या किया, अपने जो चीनी लोग थे उन्हें ले जाके तिब्बत में बसाना शुरू कर दिया। जो तिब्बती जनता थी वो इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि
चीन उनकी धर्म और संस्कृति को नष्ट करके वहाँ पे साम्यवाद फैलाने का प्रयास कर रहा था। उसके अलावा जो तिब्बती लोग थे उन्हें लग रहा था कि धीरे धीरे हमें दबा दिया जाएगा और हमारी जो स्वतंत्र रहने की मांग है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। बहरहाल 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में आ गए और भारत में उन्होंने शरण ली। तो इससे एक विवाद खड़ा हो गया उन्हें शरण देने के कारण। तो देखिए उसके कुछ ही समय बाद 1960 में चीन ने भारत पर भी अपना हक दिखाना शुरू कर दिया। उसने भारत के कुछ भागों में, जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख है वहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर अरुणाचल प्रदेश में नेफा है वहाँ पर अपना हक दिखाना शुरू कर दिया। ये आपको एक कार्टून दिया गया बुक में, देखिए इसमें यहाँ नेहरू जी खड़े हैं और वहाँ चीनी नेता। तो नेहरू जी उसे कह रहे हैं कि खबरदार, अब कोई भी नागवार हरकत होती है तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो देखिए 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद होना शुरू हो गया था। तो उस विवाद जो था वो मेन भारत के एक तो लद्दाख को लेकर और एक अरुणाचल प्रदेश के नेफा हिस्से को लेकर था। तो चलिए बहुत लंबी चर्चाएं चली इस विवाद को सुलझाने के लिए, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकल सका। अंततः 1962 में के अक्टूबर में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। एक हफ्ते तक ये हम तो आइए अब हम देखते हैं भारत और चीन के युद्ध का इतिहास। जो भारत और चीन का युद्ध है वो 1962 में हुआ। 20 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक चला। इसमें भारत को हार का सामना करना पड़ा। आज भी हम इस दिन को नेशनल सॉलिडेरिटी डे के रूप में मनाते हैं 20 अक्टूबर को। तो देखिए भारत युद्ध में हारा, उसके क्या कारण थे। सबसे पहला कारण है, देखिए जो रक्षा मंत्री है और कमांडर थे उनका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार। जो रक्षा मंत्री थे कृष्ण मेनन, और जो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे BM कोल। जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने जब कोल को इस पोस्ट पर नियुक्त किया तो कोल के पास कोई अनुभव नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ तो कोल ने अपने घर से ही सेना को निर्देश देने शुरू किए। दूसरा जो कारण था खुफिया एजेंसी की नाकामयाबी थी। जो खुफिया एजेंसी थी उसे पता ही नहीं चला, उसने भारत को खबर ही नहीं दी कब चीनी सेनाएं भारत के इतना करीब पहुंच गई हैं। तीसरा जो कारण माना जाता है वो है प्रधानमंत्री की लापरवाही। ऐसा माना जाता है पंडित नेहरू जी चीन पर बहुत विश्वास करते थे। उन्होंने कभी इस बात को सोचा ही नहीं था कि चीन कभी उनके साथ ऐसा व्यवहार करेगा कि एकदम से युद्ध करने पर उतारू हो जाए। कहाँ तो वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे और कहाँ एकदम से युद्ध के लिए आ गए। जो एक और कारण था वो है भारत ने एयरफोर्स का उपयोग नहीं किया। देखिए जो अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी है उसने लिखा कि चीन के पास हवाई कार्रवाई का प्रबंध नहीं था। अगर भारत इसका फ़ायदा उठाता, युद्ध में एयरफोर्स का प्रयोग करता, तो भारत युद्ध जीत सकता था। इसके अलावा जो एक और कारण माना जाता है कि भारत के पास कोई सही युद्ध नीति ही नहीं थी अब तक। एक और जो मुख्य चीज़ है वो है चीनियों की गोरिल्ला युद्ध पद्धति। देखिए गोरिल्ला बंदर जैसे पेड़ की पत्तों में छिपकर बैठा होता है और जैसे ही कोई एकदम से आता है तो उसको झपट पड़ता है। तो जो चीनियों की युद्ध पद्धति थी वो गोरिल्ला पद्धति थी, जिसके कारण भी भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब हमने देखा कि भारत के साथ युद्ध क्यों हुआ
और भारत के हारने का क्या कारण था। चलिए इससे आगे देखते हैं अब हम। ये अखबार की कुछ कटिंग हैं, आपकी बुक में ही दी हुई हैं, कि जो 1962 में युद्ध हुआ उसका अखबारों में उन्होंने सुर्खियां बना के छापा कि जो भारत के ट्रूप्स हैं वो फॉल बैक इन नेफा एंड लद्दाख। 1962 के युद्ध के बाद अब हम देखेंगे भारत और चीन के संबंध उसके बाद के समय में। देखिए 1962 के कुछ सालों बाद ही भारत और चीन के संबंध सामान्य होने लग गए थे। 1976 में दोनों में राजनयिक संबंध फिर से बहाल हो सके और भारत के शीर्ष नेताओं ने चीन की यात्रा की। सबसे पहले अटल बिहारी जी गए 1979 में चीन के दौरे पर। उसके बाद राजीव गांधी जी बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर चाइना में गए और उन्होंने संबंधों को सुधारने की पूरी कोशिश की। देखिए भारत चीन के युद्ध का हमारे यहाँ एक राजनीतिक दल पर भी बहुत असर पड़ा। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि चीन के पक्षधर थे और कुछ लोग उसके खिलाफ थे। तो इसी को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में बट गई। जो लोग चीन का समर्थन कर रहे थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बन गई और जो दूसरी थी वो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही रही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमने भारत और चीन के संबंधों को देखा और समझने की कोशिश की कि क्यों संबंध बिगड़े और कैसे संबंध बाद में सुचारू रूप से ठीक होना शुरू हो गए। तो अब हम कल के भाग में करेंगे भारत और पाकिस्तान के संबंध। तो चलिए कल मिलेंगे आपसे फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।